आज हम बात करने जा रहे हैं बस्तर की सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा संस्कार के गुरुकुल यानी गोटुल की। गोटुल बस्तर वासियों के लिए उनके जीवन में शिक्षा का आधार रहा है। गोटुल की सांस्कृतिक पारंपरिक गतिविधियां, गोटुल की कानून व्यवस्था, गोटुल के सदस्यों के विवाह के नियम आदि बहुत से जिज्ञासाएं, बहुत से सवाल लोगों के मन में उठते रहते हैं। आज हम गोटुल पर विशेष कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारा यह एक छोटा सा प्रयास होगा कि आप गोटुल के बारे में काफी कुछ जान सकें, गोटुल के नियम से, उसकी सच्चाई से रूबरू हो सकें। लिंगो देवता और गोटुल ये बहुत नज़दीकी संबंध ये है, क्योंकि गोटुल में भी एक देव निवास करता है, जहाँ मतलब आराध्य देव गोटुल में भी एक पेकोरपेन बोलते हैं। नमस्कार। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं वो बहुत ऐतिहासिक जगह है। नारायणपुर ज़िले का एक गांव है, छोटा सा गांव है, देवगांव। आपको पता होगा कि बैरियर एल्विन जो यहाँ बस्तर में आए और एक बहुत बड़ा काम करके गए, और उसी की देन है जो यहाँ पर भारत देश में एक विषय का इजाद हुआ, जिसको बोलते हैं मानव शास्त्र। मानव शास्त्र का जो जब यहाँ पर विश्वविद्यालयों में एक पाठ्यक्रम के रूप में जोड़ा गया, तो वो एक इतने सालों तक उन्होंने अध्ययन किया, और मानव शास्त्र का उद्गम भारत देश में होने के पीछे एक बहुत बड़ा मतलब उनका अध्ययन हमें पता चलता है कि आप जो पीछे देख रहे हैं ये गोटुल। ऐसे ही जो पारंपरिक उनके गोटुल के जितने भी विधि विधान हैं उनके बारे में उन्होंने काफ़ी बारीकियों से अध्ययन किया, और जिसके परिणाम से उन्होंने एक शास्त्र का निर्माण किया, और वो मानव शास्त्र के रूप में हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर जो उन्होंने एक लेखबद्ध किया है वो कोई बाहर से नहीं लिया, इन्हीं गांव से, इन्हीं गोटुल के जितने भी नीति नियम हैं, उसके जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के ऊपर उन्होंने सूचीबद्ध किया, लेखबद्ध किया, और एक बहुत बड़ा शास्त्र, मानव शास्त्र के रूप में उन्होंने लिख डाला। और मैं ये आपको बताना ही चाहता हूँ, क्योंकि गोटुल नाम से ज़रूर एक बहुत सरल लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मतलब एक व्यवस्था है, गोटुल व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को उन्होंने समझा, जाना, और एक लोगों के बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, मेहनत किया उन्होंने। और देखते हैं अभी हम आज गोटुल, अभी आप जब देख रहे हैं यहाँ इस गोटुल की हालत बदलते परिवेश में, फिर भी अस्तित्व है, अभी भी है, और आने वाले समय में हमें और उसकी कितनी आवश्यकता पड़ेगी ये अब सब लोग समझने लगे हैं। और उसकी व्यवस्थाओं को आज आप देख रहे हैं जगह जगह, बस्तर में खासकर, दूसरे जगह की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मध्य प्रदेश में हुआ, तेलंगाना में हुआ, उड़ीसा में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, जितने भी जो आदिवासी बहुल जो प्रदेश हैं वहाँ पर इसका अनुकरण होने की बात कही जा रही है। युवाओं के द्वारा इसका जो और सृजन करने की बात कही जा रही है। आपको पता होगा, निश्चित रूप से गोटुल की व्यवस्थाएं वो अपने आप में बेजोड़ है। मैंने भी गोटुल के सारे नियमों का परिपालन किया है गांव में, पूरे नियम। और आजकल बोलते नहीं, जो पढ़ते हैं उसके बाद फिर ये गोटुल को भूल जाते हैं। मैंने भूला नहीं, मैंने जितना पढ़ाई करना चाहिए ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, और उसी के दम पर किया। गोटुल के अनुशासन, नीति नियमों का पालन करते हुए मेरे को बहुत शिक्षा मिली वहाँ से। निश्चित रूप से गोटुल की जो दिनचर्या है और नीति नियम है, वो एक बहुत सुव्यवस्थित, अनुशासित ऐसा होता था। आप देखते हैं गांव की व्यवस्थाएं हैं, गांव की दिनचर्या है, एक ऐसा होता है कि खेती किसानी का समय रहता है, या तो दिन भर अपना जंगलों में जाके अपना जो जीवन यापन के जो संसाधन है वो जुटाना होता है। लेकिन रात का समय होता है जो सांस्कृतिक
जो कार्यक्रम के माध्यम से अपने जो जीवन को खुशहाल बनाना और एक आनंदपूर्वक बनाना, तो एक संस्कृति ही है जिससे नाचना गाना, जिससे कि या दिन भर काम किया हुआ है और फिर वो अच्छे से संगीत में और नृत्य में मशगूल हो जाता है और वो उसके सारे थकान दूर हो जाते हैं और उसका एक अच्छा परिणाम ये मिलता है कि वो स्वस्थ रहता है। जो वहाँ की जिम्मेदारियाँ और वहाँ की शिक्षा एक उनके अपने बनाए हुआ नीति नियम होता है, जिसके कारण से वो उसके नियमों में बंधा रहता है और उसको पालन करना अनिवार्य होता है। उसका नियम ये होता है कि बराबर गोटुल में आना, प्रतिदिन उसकी उपस्थिति होना और फिर वहाँ जो भी उनके जो सीनियर जो पहले से सीनियर जो चेलिक मोटियारिन होते हैं, उनके द्वारा वहाँ का व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए एक नियम बनाया हुआ रहता है। उस नियमों का पालन करना, उसमें क्या है, बहुत बड़ा कठोर नियम होते नहीं हैं, उसमें आदर करना, सम्मान करना, ये सारा नियम रहता है। बड़ों का आदर कैसे करना है, छोटों का आदर कैसे करना है, बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना है, वो सारा नियम वहाँ पर सिखाए जाते हैं और यही नियमों का उस समय से जीवन भर पालन करे और उसके अनुसार चले, ये वहाँ पर शिक्षा मिलती है। गोटुल का एक समय होता है, चूँकि इंसान जब पैदा होता है तो क्या होता है, माँ बाप के साथ खेलता कूदता है, जैसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आते जाता है, काम करना, फिर इधर बच्चों के साथ खेलना, सब एक अवस्था होता है। वैसे अवस्था से गुजरते गुजरते वो थोड़ा युवावस्था में आ जाता है। युवावस्था में आता है तो फिर समूह में बड़ों के समूह में शामिल होना चाहता है। तो बड़ों के समूह में जब शामिल होना चाहता है तो एकमात्र संस्था होता है, एकमात्र व्यवस्था होता है गोटुल, और वहाँ पर वो जाता है, प्रवेश करता है, फिर उसका नामकरण होता है, बाकायदा अच्छा नाम होता है, बहुत ही यूनिक नाम होता है, जिससे कि बहुत आसानी से लिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, उदाहरण के लिए, कि सीलेदार, बेलदार, लड़कियों का नाम होता है, युवतियों का दुलोसा, बेलोसा, इस टाइप का नाम होता है। तो सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। इस तरह से वहाँ नामकरण होता है। और चूँकि वहाँ एक अच्छा व्यवस्था ये है कि उन नामों से ही पुकारा जाता है, उसका घर का नाम से नहीं पुकारा जाता। उस नाम से पुकारे जाने से उसमें खुशी, उत्सुकता बनी होती है। चूँकि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक दंड व्यवस्था कहीं भी आवश्यक होता है। गोटुल में भी ऐसा छोटे छोटे दंड के प्रावधान होते थे। दंड के प्रावधान ये होते थे कि आपने नियमों का उल्लंघन किया है, नियमों का उल्लंघन किया है तो आपको जैसे वहाँ पर गोटुल में हमको प्रतिदिन एक जैसे सदस्यता ग्रहण होती थी, उसके बाद से हमको प्रतिदिन जब तक मतलब जब जाना होता है तो एक बना रहता है कि वहाँ का जो लकड़ी जलाना होता है या साफ करने का रहता है, तो वो एक लकड़ी लेके जाना होता है प्रतिदिन, छोटा सा, ताकि वो वहाँ पर जब भी कोई आयोजन हो या फिर ठंड के समय में जलाना पड़े तो वो काम आता है। तो एक ऐसा छोटा छोटा वहाँ का व्यवस्था रहता है। और उस दंड के रूप में अगर मान लीजिए नहीं ले गए किसी दिन ने, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, उसके दंड के रूप में 1-2 लकड़ी और ले जाना पड़ेगा, वो भी एक तो फिर अरे तो मुझको अगर एक दिन नहीं ले जाऊँगा तो 2 लकड़ी ले जाना पड़ेगा। तो वो एक उसके दिमाग में रहता था कि नहीं, ये भी एक दंड है। तो उसका पालन करते हुए उन्होंने मतलब एक अनिवार्य समझता था कि नहीं, मेरे को किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। ये बिल्कुल उसके दिमाग में बैठ जाता था। जो देखा जाता है, जो लिखा जाता है, वो उसमें काफ़ी अंतर दिखाई दिया है। अभी तक जितने भी हमने काफ़ी लोगों ने लिखा है, बेरियल एल्विन ने भी लिखा है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है। बाद में और कई लोगों ने जो लिखा है वहाँ पर ये जो कई तरह से जो चीज़ नहीं होता है उन चीज़ों के बारे में लिखा गया है। आपको पता होगा आजकल कोई गोटुल नहीं बोलता है, सब घोटुल बोलते हैं। तो इससे हमको साफ स्पष्ट होता है जो चीज़ सच्चाई है वो चीज़ लिखा नहीं गया है।
और वो उसी के कारण जो लिखा गया है, जो लिख दिए हैं, उसी को लोग मानने लगे हैं। निश्चित रूप से वहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं, जो शोषण और शोषण वाली बात है, चाहे वो शारीरिक शोषण हो, चाहे यौन शोषण हो, किसी भी रूप से इसका कोई स्थान नहीं है गोटुल में। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि इसका कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी रूप से गलत काम पाया जाता है, मैंने बताया ना, दंड की व्यवस्था बहुत कठोर भी है, लचीला भी है, लेकिन अगर बड़ा इस टाइप का अगर किसी भी प्रकार से गलत करता है तो उसके लिए अच्छा कड़े प्रावधान के अनुसार वहाँ दंड दिए जाते हैं। मतलब देखिए, गोटुल के सदस्य के रूप में उसको दंड तो मिलेगा, लेकिन वो आगे चल के अगर उस टाइप का अगर कोई मतलब इंसान तो है गलत, अगर मान लीजिए कभी कर भी लिया, तो उसका जो कठोर परिणाम है उसको पहले से पता होता है, इसलिए कभी वो गलत काम करता ही नहीं है गोटुल में। ये एक मतलब एक अच्छा व्यवस्था है, क्योंकि अगर वो इस टाइप का करेगा, इस टाइप से गलत काम करने का वो कोशिश भी करेगा, अगर वो किसी तरह से वहाँ के गोटुल के अन्य सदस्यों के बारे में पता चलेगा, तो वो बात उसके परिवार तक जाएगा और परिवार से गांव तक जाएगा, जिसके कारण से ऐसा गलत काम तो गोटुल में होता ही नहीं है। आदिवासियों में या गोंडों में एक अच्छा व्यवस्था है, मतलब सम विषम गोत्र से ही शादी होता है। सम विषम गोत्र से शादी होना मतलब आप सोचिए, वहाँ भाई भी है, बहन भी है, सब लोग हैं। अब आप सोचिए पहले सवाल में कि ऐसे समय ऐसे वहाँ वातावरण रहेगा तो वहाँ किस तरह से शारीरिक शोषण वाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, भाई बहन सब लोग हैं, लेकिन अगर कहीं रिश्तेदारी होता है, मतलब अगर कोई युवा अगर सोचता है कि नहीं, मैं अब हमें गृहस्थी जीवन में प्रवेश करना चाहिए, तो कभी कभी होता है, अगर कोई रिश्ते में फिट होता है, सम विषम में फिट होता है कि नहीं, तो फिर वो वहाँ से नहीं होता है गोटुल से, बाकायदा उसके परिवार वाले वहाँ जाते हैं, महला करते हैं, उसके एक परिवार दूसरे परिवार में जाता है, तभी वो वहाँ होगा। ऐसा गोटुल के नियम अनुसार वैसा वो आपस में पसंद किए और शादी कर लेंगे, ऐसा कदापि नहीं होता है। बाकायदा नीति नियम होते हैं, उसके विधि विधान होता है, उसके बाद ही वो आगे कदम बढ़ाते हैं गृहस्थी जीवन के लिए, या एक दूसरे को पसंद करने के लिए वो आगे सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी होता है गांव से गांव में शादी, नहीं तो फिर वो दूसरे जगह से रिश्तेदारी होता है। मैंने बताया ना, महला होता है। महला जब तक नहीं होगा तो फिर वो एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में नहीं बन सकेंगे। लिंगो देवता और गोटुल, ये बहुत नज़दीकी संबंध ये है, क्योंकि गोटुल में भी एक देव निवास करता है, जहाँ मतलब आराध्य देव गोटुल में भी एक पेकोरपेन बोलते हैं। पेकोरपेन मतलब ये है कि वहाँ पर सारा चीज़ें, अब मैंने बताया ना, इंसान नहीं है वहाँ, देव भी है, तो वहाँ तो गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं। मैं फिर वहीं जोड़ दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जहाँ हम इष्ट का है, वहाँ पर जहाँ भगवान बोलते हैं, है ना, बोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ तो कोई गलत काम नहीं हो सकता, स्पष्ट रूप से हमको भी समझ में आता है। तो उसी तरह से गोटुल का जो उन्होंने एक सृजन किया है, तो चूँकि उन्होंने गोटुल में भी इतने अच्छा मतलब व्यवस्थाएं बनाई कि उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार जितने भी नियम कानून बनाए, गोटुल, अब आपने संबंध बताया, वो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। कौन? लिंगो, ऐसा मतलब हमारे जानकारी में मिलता है, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। वो एक साथ मतलब इतने पारंगत थे, एक साथ 18 पाड़ बजाते थे। पाड़ मतलब एक साथ, हाथ से, नाक से, मुंह से, कान से, सारा उसके वाद्य यंत्र है। इसीलिए बोला जाता है 18 पाड़ बाजा, 18 पाड़ लिंगोना। और ये उसके 18 बाजा मतलब ये जितने आप देख रहे हैं, ढोल, नगाड़ा, तोड़ी, ये सारा चीज़ लिंगों के वाद्य यंत्र हैं।
और उनको सब एक साथ वो बजाया करते थे। और वो सब कहाँ पाए जाते हैं? गोटुल में। वो जितने हैं, जैसे आप अभी धीरे धीरे वो वाद्य यंत्र भी लुप्त हो रहे हैं, टेंडोर जो बोलते हैं ऐसा बजाते हैं मुँह से, वो सब को उन्होंने एक साथ बजाया करते थे। वो इतने बड़े मतलब समृद्ध संगीतज्ञ थे, नृत्य करते थे एक साथ। तो वो सब जितने भी वाद्य यंत्र हैं उन्होंने सुरक्षित संरक्षित करने के लिए और उन यंत्रों को अच्छे से उपयोग हो और उसका निर्माण करे, उसके लिए कोई दूसरा नहीं बनाता था। वो उसका निर्माण भी वहीं के लोग ही बनाते थे। वो सब वाद्य यंत्र बनाने खुद जानते थे, कहीं बाजार से वाद्य यंत्र लाने की ज़रूरत नहीं थी, सब हाथ से बनाते थे। ढोल बाजा नगाड़ा जितने भी तोड़ी उड़ी सब बनाते थे। तो ये संबंध है गोटुल से लिंगों का। तो इसलिए वो बहुत बड़े एक इसलिए आराध्य के रूप में माना जाता है और एक प्रतीक के रूप में उसका स्थान होता है, जहाँ पर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश मतलब जितने भी उस लिंगों के उसमें आता है, वो सब लोग उसका जब 7 साल 14 साल का एक बड़ा यात्रा होता है वहाँ पर एकत्रित होते हैं और उसका बहुत बड़ा धूमधाम से यात्रा का उत्सव मनाते हैं। गोटुल के जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उस समय आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक वाद्य यंत्र होते हैं, है ना। और कई वाद्य यंत्र ऐसे हैं, अभी जैसे ये आप देख रहे हैं गोटुल में अंदर में 1-2 बाजा है वहाँ पर, लेकिन हमारे समय में बहुत सारे ढोल होते थे, बहुत सारे मांदरी होते थे, बहुत सारे टोए होते। आप जो भी आप बजाना चाहें, जो जिसमें भी नृत्य करना चाहें, वो सारे वाद्य यंत्र आपके गोटुल में पाए जाते थे और उसके आपके रुचि अनुसार आप जो भी नृत्य करना चाहते हैं वो आप कर सकते थे। सब एक साथ मिलके बहुत अच्छे से आनंदपूर्वक हम नृत्य करते थे और अच्छा लगता था। अभी हमारा एक योजना है कि हम धीरे धीरे बस्तर के साथ साथ पूरे जितने भी आदिवासी अंचलों में अभी हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, हम लोगों ने योजना बनाई है। दक्षिण बस्तर में भी गांव-गांव में इसका ठीक है, पुराने जैसा गोटुल ना रहे हम मानते हैं, लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो कम से कम सुचारू रूप से रहे चले। और बस्तर के अलावा हम लोगों ने अभी एक तेलंगाना का जो एरिया है, आदिलाबाद का एरिया है, जो वहाँ भी गोटुल था। हाँ, वो पहले भी था, वहाँ भी फिर से इस व्यवस्था के अनुसार फिर से सृजन करने की बात करिए। मध्य प्रदेश का मंडला है और बालाघाट वाला एरिया है, इधर भी हम इसको विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। ये है बस्तर का गोटुल और बस्तर की सांस्कृतिक विरासत, जो हमको मजबूती के साथ आज हम देख भी रहे हैं और ये आने वाले साल में भी हम आपके साथ उम्मीद करेंगे कि और अच्छा विकास भी हो और उस पर लोग और जाने समझे। गोटुल हमारी सांस्कृतिक विरासत है। गोटुल ही हमारा एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शिक्षा केंद्र है और उसी से क्या है, हम लोग हमारी सांस्कृतिक जीवनचर्या का एक वहाँ पर शिक्षा का केंद्र है, जिससे लोगों को क्या है, उनका जीवन यापन, रहन सहन, खान पान और अपने संस्कृति के बारे में लोगों को जानकारी मिलता है। गोटुल में क्या है, अपनी जो संस्कृति के बारे में बताया जाता था, उसके बाद उनको आपको जीवन में शादी विवाह करने के बाद आप किस तरह से आपको परिवार का भरण पोषण करना है और किनके साथ क्या करना है, बड़ों का और छोटों का, ये सारे चीज़ उनको बताया जाता था। समाज में जिस टाइप से अपना चलन है उसको बताते थे। हमारे समाज में सम विषम के साथ ही शादी विवाह होता है, सम के साथ शादी नहीं होता है और ना ही विषम के साथ होता है। किस घर का दूध पिए हैं और ये लड़का किस घर से दूध पिए हैं, उसको देख करके शादी विवाह किया जाता है।
और किसके साथ बनता है, हमारे देव के साथ माने मिलता है या नहीं मिलता है। देवधामी से लेकर के वो उनका जो व्यवस्था है, सांस्कृतिक जो व्यवस्था है, आप अपनी जो धार्मिक व्यवस्था है और अपने टोटम के साथ चलते हैं। टोटम, हमारी टोटम क्या है, गोत्र क्या है, वंश क्या है, तो उसके हिसाब से शादी तय किया जाता है। तो आज ये सारी चीज़ नहीं है। आज क्या है, पाश्चात्य संस्कृति को सब के सब, आज गांव में भी जाओ तो पाश्चात्य संस्कृति को भागना शुरू कर दिए हैं। ये हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी क्षति है गोटुल नहीं होने के कारण। इसलिए हम लोग पुनः गोटुल को प्रारंभ करने का मांग रखे हैं, जिसमें सरकार भी इसमें तैयार हुए हैं। और बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से गोटुल बनाने के लिए प्रत्येक गोटुल को 10 लाख रुपए दिया जा रहा है, जिसमें नया गोटुल बनाया जाएगा और सभी गांव में गोटुल का स्थापना कर वहां पर अपनी सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक जो भी समस्या है और उस पर शिक्षा ग्रहण करवाने की व्यवस्था किया जा रहा है।